जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, भारत की कंपनी रघुवंशी ने अपना इंद्र सीरीज का माइक्रो टर्बोजेट इंजन लॉन्च किया है और ये इंजन दोस्तों 100% भारत में डिजाइन, डेवलप और बनाया गया है और इवन इसका टेस्ट किया गया है, जो कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा स्टेप है। और इस सीरीज के इंजनों की सबसे खास बात यह है कि इनका पूरा डिजाइन, निर्माण और टेस्टिंग देश में की गई है और अब तक 4 मॉडल तैयार किए गए हैं, 14, 19, 25 और 40 kgf थ्रस्ट वाले। इनका इस्तेमाल ड्रोन, टारगेट ड्रोन्स और मिसाइलों में किया जाएगा। इंद्र इंजन दोस्तों भारत की रक्षा तकनीक में स्वदेशी ताकत को बढ़ाता है और पूरी तरीके से भारतीय सप्लाई चेन को मजबूत करता है। इवन इस कंपनी ने कहा कि वो अब डिफेंस पीएसयू, भारतीय विश्वविद्यालय और जो रक्षा अनुसंधान प्रयोगशालाएं उनके साथ मिलकर 50 से 500 kgf तक के बड़े इंजन विकसित करने पर काम करेगा। वहीं दोस्तों डीआरडीओ को एक बड़ी खुफिया और तकनीकी सफलता मिली है। दरअसल डीआरडीओ ने अब अपनी स्वदेशी अस्त्र मार्क 2 मिसाइल में कुछ एडवांस चाइनीज टेक्नोलॉजी को शामिल करने की योजना बनानी शुरू की है। ये जानकारी उस समय सामने आई है जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आप सबको मालूम है कि एक PL-15 एयर टू एयर मिसाइल जो कि पाकिस्तान ने दागी थी, वो सही सलामत हमें मिली। मतलब ये लगाइए कि लगभग पूरी हालात में बरामद की गई। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मिसाइल खुद से खत्म नहीं हुई, जिससे डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को इसे बहुत ही बारीकी से अध्ययन करने का मौका मिल गया। जांच के दौरान PL-15 के कई महत्वपूर्ण हिस्सों की जानकारी मिली, जैसे कि इसका आईएसआर रडार सीकर, मैक 5+ प्रपल्जन सिस्टम और एंटी जैमिंग सिस्टम। अब डीआरडीओ इस टेक्नोलॉजी के कुछ हिस्सों को अस्त्र मार्क 2 में शामिल करेगा, जिससे कि उसकी रेंज, स्पीड और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जाएगी। एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं कि यह स्टेप दिखाता है कि भारत अब आधुनिक विदेशी तकनीकों को समझने, उन्हें अनुकूल करने और स्वदेशी रूप से विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिससे कि भविष्य में भारत की मिसाइल आत्मनिर्भरता और भी मजबूत होगी। और दोस्तों यही होता है अक्सर जंग के दौरान, आपने देखा होगा कि रशिया यूक्रेन की जंग के दौरान कुछ रशियन टैंक्स को अमेरिका तक भी भेजा गया था। ये सब चीज़ें बताती हैं कि जंग में कोई भी चीज़ अगर आपको सही सलामत मिल जाती है तो उसे स्टडी करने का एक बड़ा मौका मिल जाता है और फिर अपने मजबूत काउंटर मेजर्स तैयार किए जाते हैं। दोस्तों हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब नासिक स्थित HAL की नई तेजस मार्क 1 प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन किया तो वहां मौजूद लोगों की नजर एक और दिलचस्प चीज पर पड़ी, जहां पर एक Su-30 MKI एयरक्राफ्ट पर रैम पैनल लगाया गया था। ये पैनल जानबूझकर हल्के रंग का दिखाया गया ताकि ये साफ तौर पर नजर आए। ये HAL के स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की दिशा में बढ़ते हुए कदम का भी प्रतीक था। हैंगर में जो एक Su-30 MKI दिखाया गया था, जिसके फॉरवर्ड फ्यूजलाज पर एक नया रैम पैनल लगाया गया था और ये हिस्सा हल्के ऑफ वाइट प्राइमर का था ताकि स्ट्रक्चर दिख सके, जबकि असली रडार घटाने वाले जो गुण हैं वो गोपनीय रखे गए। और इसी के साथ जो रैम पैनल का बोर्ड लगा था उसे HAL के इंजीनियर्स भी दिखा रहे थे। HAL के अधिकारी ने कहा कि अलग रंग का प्राइमर सिर्फ समझाने के लिए था। ये पैनल HAL के सुपर सुखोई प्रोग्राम का हिस्सा है और स्वदेशी रैम कोटिंग दोस्तों, जिसमें कि कार्बन नैनोट्यूब्स और फेराइट पार्टिकल्स का इस्तेमाल होता है और ये कोटिंग्स दुश्मन के रडार से परावर्तित सिग्नलों को 60% तक घटा देती है। और HAL का नासिक प्लांट हर साल लगभग 12 Su-30 MKI की मरम्मत और अपग्रेड करता है। ये रैम टेक्नोलॉजी HAL की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और DMRL ने मिलकर बनाई है। ये X बैंड और S बैंड रडार तरंगों को अवशोषित करती है, जो दुश्मन के अर्ली वार्निंग सिस्टम में सबसे आम है। इससे वजन में कोई बड़ा इजाफा नहीं होता और विमान की फुर्ती वैसी बनी रहती है। बाकायदा दोस्तों बेंगलुरु में किए गए परीक्षण में Su-30 MKI का जो फ्रंटल RCS 10 से 15 मीटर स्क्वायर से घटकर 4 मीटर स्क्वायर से भी कम हो गया, जो कि दोस्तों राफेल अपग्रेड के बराबर है। मतलब साफ है कि ये नया रैम पैनल सिर्फ एक डिस्प्ले नहीं बल्कि भारत की स्वदेशी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की असली झलक है, जो आने वाले वर्षों में इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI बेड़े को घातक, टिकाऊ और भविष्य के युद्ध के लिए तैयार बना देगी। तो दोस्तों भारत और ब्राजील के रक्षा सहयोग में एक और नया चैप्टर जोड़ सकता है। दरअसल ब्राजील की सेना ने भारत में बनी गरुड़ 105V2 अल्ट्रा लाइट मोबिलिटी तोप में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। इस तोप को भारत की कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम के द्वारा बनाया गया है। 105 mm 37 कैलिबर की मोबाइल तोप एक 4x4 हाई मोबिलिटी वाहन पर लगाई गई है। इसका कुल वजन 5.5 टन से भी कम है और तोप की बैरल का वजन 1 टन से भी कम है। इसमें अल्ट्रालाइट एल्यूमिनियम एलॉय और सॉफ्ट रिकॉइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि ये बेहद हल्की और ताकतवर बनी रहती है। दरअसल ब्राजील का जो भूभाग है वो काफ़ी कठिन है, घने अमेजन के जंगल, ऊबड़ खाबड़ इलाके और लंबी सीमाएं। ऐसे में गरुड़ 105V2 जैसी तेज, हल्की और सटीक तोप ब्राज़ील की फौज के लिए बहुत ही बेहतर हो सकती है और इवन ये ब्राज़ील की पुरानी M101 हॉविज़र तोपों का एक बेहतर ऑप्शन भी बन सकता है, क्योंकि गरुड़ जंगल और उबड़ खाबड़ रास्तों पर आसानी से चल सकती है, कम आवाज़ और गर्मी पैदा करती है, जिससे कि दुश्मन इसे पहचान नहीं पाता, तेज़ी से डिप्लॉय किया जा सकता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ब्राज़ील सिर्फ इसे खरीद नहीं रहा बल्कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में भी दिलचस्पी दिखा रहा है। इससे ब्राज़ील की कंपनियां इसका लोकल प्रोडक्शन कर पाएंगी, अपना डिज़ाइन कस्टमाइज कर सकती है और भारतीय तकनीकी प्रशिक्षण का भी फायदा उठा सकती है।
इसके अलावा पीटीसी इंडस्ट्रियल लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के बीच एक एमओयू साइन किया गया। इस समझौते के तहत दोनों कंपनियां मिलकर प्रपल्जन सिस्टम, गाइडेड बम और छोटे एरो इंजन को डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। ये साझेदारी दोनों संगठनों की ताकतों को जोड़कर एडवांस प्रपल्जन टेक्नोलॉजी को भारत में ही विकसित करने की दिशा में बड़ा स्टेप है। इससे आयात पर निर्भरता कम होगी और भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता और आत्मनिर्भरता मजबूत होगी। और साथ ही पीटीसी इंडस्ट्री को स्वदेशी कावेरी डेरिवेटिव इंजन के लिए सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड्स बनाने का परचेस ऑर्डर मिला है और ये भारत की जेट इंजन टेक्नोलॉजी में एक महत्वपूर्ण प्रगति मानी जा सकती है। वहीं दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस ने पिछले एक महीने में 2 गुप्त देशों के साथ लगभग 4,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट ऑर्डर साइन किया है। ये घोषणा ऑपरेशन सिंदूर के बाद ब्रह्मोस मिसाइल की सफलता के चलते भारत की बढ़ती हुई ग्लोबल प्रतिष्ठा को भी दर्शाता है और ये सौदा ब्रह्मोस एरोस्पेस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। हालांकि इन देशों के नाम सुरक्षा कारणों की वजह से गुप्त रखा गया, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शायद वियतनाम, इंडोनेशिया या सऊदी अरब जैसे देश इसमें शामिल हो सकते हैं। इवन अर्मीनिया का नाम भी यहाँ पर सामने आ रहा है। सौदे में कोस्टल डिफेंस और लैंड अटैक रोल के लिए स्पेशल रूप से तैयार की गई ब्रह्मोस सिस्टम शामिल होंगे। और आप सब जानते हैं दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस मिसाइलों से पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ढांचों को सटीक तरीके से खत्म किया था। पाकिस्तान तो उसके खौफ से अभी भी बहुत डरता है और इवन पिछले 10 सालों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 30 गुना से बढ़कर 21,000 करोड़ रुपए पार कर चुका है। वहीं दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीटीसी इंडस्ट्री के स्ट्रेटेजिक मटेरियल्स टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स में टाइटेनियम और सुपर एलॉय प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया है। इस प्लांट की विशेषताओं की बात की जाए तो ये भारत की प्राइवेट सेक्टर की पहली यूनिट है जो एरो इंजन और सुपर एलॉय कंपोनेंट्स को तैयार करेगी और रियर अर्थ मटेरियल्स जैसे मटेरियल्स का इस्तेमाल डिफेंस, स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य क्षेत्रों में होता है। इस प्लांट से भारत अब आयात पर निर्भरता कम करेगा और अपने एरोस्पेस और रक्षा उद्योग में आत्मनिर्भर बनेगा। ये प्लांट भारत को उन देशों की कैटेगरी में लेकर आता है जो स्वदेशी हाई वैल्यू वाली सामग्री तैयार कर रहे हैं। इस प्लांट में भारत अपने फाइटर जेट्स, मिसाइल, नौसैनिक सिस्टम और सैटेलाइट्स के लिए पार्ट्स का प्रोडक्शन कर पाएगा। और यहाँ पर दोस्तों, मटेरियल्स की ताकत ही टेक्नोलॉजी की असली पावर है, चाहे सेमीकंडक्टर चिप हो, गोले का मटेरियल हो या फिर इंजन टरबाइन पार्ट। इस प्लांट के बन जाने से भारत की तकनीकी संप्रभुता मजबूत होगी। ये प्लांट 50 एकड़ में फैला हुआ है जिसमें 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है। प्रोडक्शन क्षमता की बात की जाए तो 6,000 टन प्रतिवर्ष रहेगा। इंडियन एयरफोर्स का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट अब AI बेस्ड प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में काफ़ी एडवांस हो गया। उन्होंने एक नया टूल डेवलप किया है जो सूथा TMKI के AL31 FP इंजन की विफलताओं का पूर्वानुमान लगा सकता है। ये टूल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से डेटा इकट्ठा करता है, वाइब्रेशन, टेम्परेचर, फ्यूल फ्लो, प्रेशर आदि की के अलावा ये इंजन हेल्थ मॉनिटरिंग यूनिट से लाइव डेटा पढ़कर असामान्यताओं की पहचान करता है। एज कंप्यूटिंग प्लस क्लाउड एनालिटिक्स का इस्तेमाल करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा दोस्तों ये होगा कि इन फ्लाइट इंजन इमरजेंसी में 40% की कमी आएगी, डाइवर्जन 25% कम होगा, सर्विसिबिलिटी 15% तक बढ़ जाएगी, हवाई पथ और एयरफ्रेम पर बेवजह का तनाव कम पड़ेगा। इवन दोस्तों, इससे हमारे GTRE के कावेरी डेरिवेटिव इंजन के लिए टाइम और रिसोर्सेज भी बच पाएंगे। और बात साफ हो जाती है कि ये AI टूल इंडियन एयरफोर्स को रिएक्टिविटी से प्रोएक्टिव अप्रोच की ओर ले जाता है, जिससे सुरक्षा, ऑपरेशनल रेडीनेस और इंजन लाइफ में सुधार होता है। वहीं जैसे जैसे ड्रोन का युग दुनिया में फैल रहा है, यूक्रेन से लेकर इंडो पैसिफिक तक भारतीय सेना भी बड़े पैमाने पर UAVs के साथ अपनी ताकत बढ़ा रही है। अब एक नया मिशन रखा गया है जिसमें कि हर कोर के लिए 8 से 10,000 UAVs की तैयारी की गई है और साथ ही ये सारे ड्रोन स्वदेशी होंगे जो कम लागत और अधिक संख्या में इस्तेमाल हो पाएंगे। मतलब ड्रोन अब सिर्फ सहायक नहीं बल्कि एक जबरदस्त ताकत वाले उपकरण होंगे भारतीय सेना के, जो कि ISR, प्रिसीजन स्ट्राइक और लॉजिस्टिक सपोर्ट कर पाएंगे। इवन दोस्तों, बटालियन लेवल पर भी बदलाव किया गया है। पारंपरिक इन्फेंट्री में अब 30 से 70 ड्रोन विशेषज्ञ शामिल किए जाएंगे। ये सैनिक ट्रेंड होंगे स्वाम ऑपरेशंस, लॉइटिंग म्यूनिशन, काउंटर UAV जैमिंग के लिए। इसके अलावा FPV ड्रोन का भी इस्तेमाल करेंगे। कहा जा रहा है कि 14 कोर के पास कुल 1 लाख से ज्यादा UAVs होंगे। इवन भारतीय सेना के स्पेशल यूनिट्स और स्ट्रक्चर की बात की जाए तो कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स ऑन साइट ड्रोन रिपेयर करेंगी। भैरवा लाइट कमांडो बटालियन रेडिकल ड्रोन और कमांडो ऑपरेशंस करेगी। रुद्रा ब्रिगेड मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री प्लस UAV प्लस आर्टिलरी का इस्तेमाल करेगी। दिव्यास्त्र बैटरीज, ड्रोन, स्वाम और डीप स्ट्राइक करेगी। शक्तिबन यूनिट पूरी तरह ड्रोन स्ट्राइक करेगी। मतलब भारतीय सेना का लक्ष्य है कि आसमान को भारतीय क्षेत्राधिकार में बदलना। हर कोर में हजारों स्वदेशी UAV होंगे। ऑपरेशन सिंदूर जैसी घटनाओं से सीख लेकर सेना अब ड्रोन बेस्ड आधुनिक युद्ध प्रणाली की ओर तेजी से बढ़ रही है। ब्राजील की कंपनी एम्ब्रेयर और भारत की कंपनी महिंद्रा ने C390 मिलेनियम मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए स्ट्रैटेजिक सहयोग पर समझौता किया और अगर ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए चुना जाता है तो भारत में वे फाइनल असेंबली लाइन लगा सकते हैं। मतलब साफ है कि एयरफ्रेम की असेंबली भारत में होगी, एवियोनिक्स इंटीग्रेशन और उड़ान टेस्टिंग भी भारत में होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि टाटा एयरबस C295 के साथ हुआ।
C390 की खासियतों की बात की जाए तो उसकी लोड कैपेसिटी 26 टन की है। स्पीड और रेंज भी काफ़ी अच्छी है। ये कई प्रकार के मिशंस कर सकता है। रगड़ रनवे से भी उड़ान भर सकता है। एयर टू एयर रिफिलिंग भी कर सकता है। मतलब ये एक शक्तिशाली पर मददगार एयरक्राफ्ट होगा। महिंद्रा एमरेर की साझेदारी की बात की जाए तो जॉइंट मार्केटिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन इससे देश में होगा। भारत को C390 के लिए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की इनकी योजना है। इवन दोस्तों C390 न केवल भारत में बनेगा बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में इसकी होगी। तो फिलहाल इतने के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।